अपने ये जो बहरौड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें कितने केस आ चुके हैं ऐसे? मैं कह रहा हूँ डेली के 10 में से एक केस, 10 में से एक केस, 100 में से कम 5-7 केस डेली के मिल जाते हैं जिनको कि वास्तव में अपने इस एरिया में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उससे भैया जो आजकल जो बीमारी होती है जिसमें गेहूं नहीं पचते, जौ नहीं पचते, जिसमें ग्लूटीन होता है वो नहीं पचती, वो क्या बीमारी है और हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी किसी बच्चे में है या नहीं है? ये जो ग्लूटेन होता है ना, ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है ना, ये जनरली गेहूं में रहता है और इस जो बीमारी है इसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, सीलिएक डिजीज़। ठीक है, ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी या सीलिएक डिजीज़, ये अपने आसपास तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। 10 में से 1 या 2 केसेस तो आपको मिल ही जाएगा जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से हैं और इसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। ये गेहूं में होता है, गेहूं में एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, इसके जो अपने आंतों के अंदर जो बाल जैसे रेशो होते हैं इनको विलाई कहते हैं, ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं और जब इसकी ग्लूटेन की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो वो जो विलाई होते हैं वो उसको थोड़ी मोटी हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जो ग्लूटेन एक प्रोटीन है उसकी वजह से जो हमारे जो बच्चों में जो कुपोषण के या फिर उसकी ग्रोथ ना होना, मालन्यूट्रिशन कुपोषण में आ गया ना, और जो ग्रोथ नहीं हो पाना, इस तरह के जो लक्षण दिखाई देते हैं तो ये ग्लूटेन प्रोटीन है और इसकी वजह से इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से ये एक सीलिएक डिजीज़ होती है। ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो जेनेटिकली ससेप्टेबल जो होते हैं, जेनेटिकली ससेप्टेबल्स मतलब पेरेंट्स से, पेरेंट्स से जेनेटिकली ससेप्टेबल्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है मोस्ट कॉमनली। और ये एक टाइप 2 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है जिसको HLA-DQ2 DQ8 कहते हैं, ये उसका मेन रोल है इसमें। जो भैया किसी में हो ये बीमारी, उसको कैसे पता लगे, किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है? ये डायग्नोसिस से सिंपल सा डायग्नोसिस है। कोई भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे में जैसे वो 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का, तो उसमें क्या क्या लक्षण आ रहे हैं उसी से आइडेंटिफाई हो सकता है चीज़ें कि बच्चा हमारा अच्छे से खाता है लेकिन बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चा हमारा अच्छे से खा रहा है लेकिन वो तो हमेशा 2-4 दिन में ही उसके तो लूज मोशंस हो रहे हैं, दस्त लगे जा रहे हैं, और बच्चा हमारा खा तो रहा है लेकिन उसका पेट बाहर निकलने लग गया, पेट फूलने लग गया एक तो। और जैसे उसमें सीलिएक डिजीज़ का मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ से भी बहुत अच्छा खासा एसोसिएशंस है, तो उसमें शुगर जैसे लक्षण भी दिखने लग जाते हैं साथ में। तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बच्चे का पेट बढ़ने लग गया, दस्त लगने लग गए या कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं तो पेरेंट्स को इसमें अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को एक पीडियाट्रिशियन से दिखाएं। अच्छा, उसके बाद में जैसे अगर किसी में हो तो फिर अपन किस ऑटोप्सी क्या क्या करते हैं, क्या सैंपल लेते हैं? अगर एक बार डॉक्टर के पास आ गया और जैसे ये 2-3 लक्षण दिखने लग गए तो हमारे को सबसे पहले जो बच्चे का एक टेस्ट होता है सीलिएक डिजीज़ का, तो उसको TTG-IgA टेस्ट कहते हैं, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ये एक तरह का टेस्ट है जिसके सहायता से अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में सीलिएक डिजीज़ है या नहीं है। इसकी नॉर्मल वैल्यू अराउंड 20 तक रहती है, अगर इससे ज़्यादा है तो अपन आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ इसको चांसेस बढ़ रहे हैं सीलिएक डिजीज़ के। इसकी जगह एक दूसरा टेस्ट होता है जो इतना कॉमन नहीं है, उसको एंडोमाइसियल एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, वो जनरली इतना यूज़ नहीं होता। जब TTG-IgA पॉजिटिव आ जाता है एक बार, अगर उसकी वैल्यू अगर 50, 60, 100 या मोर देन 100 के आसपास है तो फिर हम उसकी नेक्स्ट लेयर पे बायोप्सी प्रेफर करते हैं। बायोप्सी में अपन जाएंगे और वहाँ से आँत का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको अपन एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे और अपने को वहाँ से बस वो सिंपल सी जो मैंने पहले बताया था कि अगर विलाई या ब्लंटेड है, माइक्रो विलाई ब्लंटेड है, ब्लंटेड मतलब पैनी होती है जो ऑब्जर्व करती है, ब्लंट हो गई जो ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, अगर वो ब्लंटेड है तो दिख जाएगा सीलिएक डिजीज़ के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो हम उसको डायग्नोसिस कर लेंगे भाई सीलिएक डिजीज़ है। भैया मतलब गेहूं के अलावा जैसे अपन इन चीज़ों को अवॉइड करें, ग्लूटीन युक्त भोजन है उसको अवॉइड करें तो अपन को ज़्यादा मतलब इलाज की आवश्यकता नहीं हो या ऐसा कुछ? इसका तो एक्चुअली मेन कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है ही नहीं बीमारी का। इसमें तो सबसे पहले ये है कि भाई अपने को ग्लूटेन फ्री डाइट यूज़ करनी है बच्चे के लिए। ग्लूटेन फ्री डाइट में अपने को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या है। सबसे पहले घर में ये अपने आसपास के लोगों को ये नहीं पता कि ग्लूटेन फ्री डाइट में है क्या। बच्चे को मन में वो खिला दी, उनको पता नहीं चलता अच्छा ये आटे से बना हुआ है, नहीं ये आटे से बना हुआ है, फिर भी उनको लगता है कि हाँ बिस्किट दे दिए, कुछ और दे दिए। आई थिंक हमें वो सब आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें इन चीज़ों में ग्लूटेन ऐड है या फिर गेहूँ ऐड है, जो राई
इन चीज़ों से बने हुए, तो हमें उनको अवॉइड करना है। जो ग्लूटेन फ्री सब्सटेंस है उन्हें ही काम में लेना है। लाइक जैसे कि मोस्ट कॉमनली अपने कुछ घरों में बाजरा है, ओट है, राइस है, तो ये मिलेट्स है, तो इन चीज़ों में, और जैसे ये तो सब हो गए वेजिटेरियन डाइट में, फिश है, नॉन वेज डाइट्स में है, चिकन है, तो ये ग्लूटेन फ्री है, तो आप आराम से ये डाइट में यूज़ कर सकते हैं। और आगे आपको कंटिन्यू, क्योंकि ये तो ऐसा प्रोसेस है नहीं कि भाई आपने एक साल, कई पेरेंट्स छोड़ते हैं कि हमने तो एक साल गेहूँ नहीं खिलाया था, अब हमें लक्षण कम होने लग गए, तो अब इसको दे देते हैं, तो हमें लग रहा है कि अब ठीक है, जबकि वो थोड़ा गलत सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक साल उन्होंने दिया, वो चीज़ रिवर्सिबल हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में उनको लगा नहीं अब चलो वापस, अब एक बार गेहूँ यार बच्चे का मन कर रहा है, एक साल तो हो गया, अब तो लक्षण भी नहीं है, वापस वो 2-3 महीने बाद वापस उसी स्टेज पर आना शुरू कर देता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वेट लॉस, डायरिया, फिर वो आता है कि हमने तो दोबारा क्यों दिया, जब उन्होंने बोला है कि अभी इसको बिल्कुल भी हमें गेहूँ ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, हमें गेहूँ खिलाना ही नहीं है, जो राइस जो रिलेटेड चीज़ें वो नहीं देनी है, लेकिन पेरेंट्स मानते नहीं है। उन्हें अच्छे से इस बात को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि हमें बच्चे को बिल्कुल ग्लूटेन फ्री रखना है। अगर इसकी ग्रोथ प्रॉपर चाहिए, हाइट चाहिए, वेट चाहिए, बच्चा मेंटली प्रॉपर रहे, नहीं तो इसमें इसकी कमी की वजह से न्यूरोपैथिक लक्षण भी आने शुरू हो जाते हैं बच्चों में। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों के जो लक्षण हैं, ये वाले लक्षण भी शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये पेरेंट्स को बिल्कुल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लूटेन फ्री डाइट में अपने को मक्का है, ये बाजरा है, मिलेट्स हैं, और ओट्स हैं, और उसके बाद में अगर नॉन वेजिटेरियन में है तो अपन फिश है, और नॉन वेज जो है बाकी फिर फूड ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में। तो पेरेंट्स लोगों को क्या क्या परेशानी आती है इन चीज़ों में? अपने यहाँ पे स्पेशली नॉन वेज तो प्रेफर ही नहीं करते। वेजिटेरियन डाइट में जो है जनरली वो जैसे बाजरा यूज़ करते हैं, तो जनरली पेरेंट बच्चे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप उसमें जो है राइस यूज़ कर सकते हैं। राइस यूज़ बहुत, अपने क्या नॉर्थ इंडियन फैमिलीज़ में क्या राइस का इतना चलन नहीं है, बस खाली फेस्टिवल्स में यूज़ होता है राइस। जबकि आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई फैमिली नहीं जो जिनके घर में डेली राइस नहीं बनते हो, तो आप राइस प्रेफर यूज़ कर सकते हैं ना। राइस में क्या दिक्कत है, राइस इज़ गुड फूड है ना। और राइस और दाल का जो कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से वो तो कंप्लीट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। हाँ, उसमें प्रोटीन भी हो जाता है, प्रोटीन भी आता है उसमें, तो कंप्लीट प्रोटीन का ही है, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें प्रोटीन, हमें नॉनवेज नहीं खाते, तो आप दाल राइस या खा सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्यों फालतू में वो सब, ठीक है, नहीं जो ये है तो ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। अपने ये जो बहरोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें कितने केस आ चुके हैं ऐसे? मैं कह रहा हूँ डेली के 10 में से 1 केस, 10 में से 100 में से कम 5-7 केस डेली के मिल जाते हैं जिनको कि वास्तव में अपने इस एरिया में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है काफ़ी। हाँ, इस एरिया में आप जनरली किसी से भी ये देखेंगे तो ग्लूटेन सेंसिटिव सीलियक डिजीज़ के काफ़ी केसेस मिल जाएंगे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं, किसकी ग्रोथ में इश्यूज़ है, किसी जो प्रॉपरली पेरेंट्स अवेयर हैं, तो वो बच्चे का अच्छे से ध्यान रखते हैं और वो बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग गेहूँ ही खाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने जैसे अपने यहाँ पे जो चलन है वो गेहूँ का, नॉर्थ थोड़ा ठीक है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो खाएं, पर जिनको इशू है तो उसमें क्या दिक्कत है, ग्लूटेन फ्री तो अपने को रखना ही पड़ेगा ना बच्चे को। ठीक है, थैंक यू भैया।